हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 29 जून 2024 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन डिस्कस करते हैं तो विश्व एमएसएमई दिवस मनाया जाता है 27 जून को, ओलंपिक दिवस 23 जून को और विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिवस 29 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय सांख्यिकी के जनक प्रोफेसर प्रचंड चंद्र महालनोबिस की जयंती 29 जून को मनाई जाती है, इसलिए यह दिवस 29 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 से हुई थी। इसका उद्देश्य है सांख्यिकी के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। 2024 की थीम है निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग, यानी यूज डेटा टू मेक डिसीजन। यहां पर हमने बात की है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की। तो विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। इसको भी आप याद रखिएगा। प्रोफेसर महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 को और इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। 1931 में इनके द्वारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI की स्थापना की गई थी। 1950 से ये 1962 तक ISI के निदेशक रहे हैं। आपको याद रखना है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थित है। ये कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। जून माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया गया है। 2 जून को इटली का गणतंत्र दिवस, 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया है। 12 जून को बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस मनाया जाता है और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया गया है, 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है और 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया गया है। 21 जून को विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, इसको हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, और 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस मनाया जाता है और 30 जून को विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी दिवस आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025 में किसे राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बगहा। तो जो बगहा नामक स्थान है या बगहा नामक जो क्षेत्र है उसे 2025 में राजस्व जिला बनाया जाएगा। ये घोषणा किसने की है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। दोस्तों, आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो बगहा है ये पश्चिमी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है और बगहा को 1996 में पुलिस जिला बनाया गया था और अब 2025 में इसे राजस्व जिला बनाया जाएगा, यानी एक जिले के तौर पर उसे मान्यता दी जाएगी। पश्चिमी चंपारण जिले का केंद्र बिंदु कहा जाता है कौन? बगहा। यहां पर बात आ रही थी पश्चिमी चंपारण जिले की, तो बिहार के मैप में यहां पर स्थित है पश्चिमी चंपारण जिला और इसी के अंतर्गत आता है बगहा। तो इसे 2025 में राजस्व जिला बनाया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। बिहार में कितने डिवीजन हैं? तो 9 डिवीजन हैं और 38 जिले हैं। सब डिवीजन है 109 और यहां पर ब्लॉक की बात करें तो 534 ब्लॉक हैं बिहार में। और दोस्तों, पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 43 और पुलिस स्टेशंस कितने हैं? 853। तो ये विकिपीडिया की जानकारी है, उसके आधार पर ये आपको बताया गया है। बिहार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी के परिसर का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी जी के द्वारा।
बिहार राज्य में हाईकोर्ट के द्वारा यानी पटना हाईकोर्ट के द्वारा 65% आरक्षण कानून को अभी हाल ही में रद्द किया गया है। नागी और नकटी अभ्यारण्य को रामसर स्थल अभी हाल ही में घोषित किया गया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का अभी हाल ही में निधन हुआ है। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। देश का पहला तांबे से बना बापू टावर पटना में बनाया गया है। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ब्रजेश मेहरोत्रा। और यूजीसी के द्वारा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। और मिशन दक्ष का संबंध किस राज्य से है? तो उसका संबंध बिहार राज्य से है। बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। राजधानी है इसकी पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 और राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें हैं बिहार राज्य में। दोस्तों, आपको एक बात और याद रखनी है कि 2024 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया था। तो कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। उन सभी के नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिन्हें 2024 में भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के द्वारा संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए, यहां पर बात आई है गूगल की। तो गूगल ने अभी हाल ही में भारत में वॉलेट ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया है और साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 1 जुलाई 2024 से भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये 3 नए कानून भारत में लागू हो रहे हैं। तो इन 3 कानूनों के बारे में बताने के लिए या इन 3 कानूनों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है कि ये तीनों आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर लागू किए जाएंगे। तो 1 जुलाई से ये तीनों कानून लागू होने वाले हैं। आरपीएफ की स्थापना 2 जुलाई 1872 को हुई थी। इसका काम है रेल के यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना, भारतीय रेलवे की संपत्तियों की रक्षा करना। रेलवे सुरक्षा बल के वर्तमान में महानिदेशक हैं मनोज यादव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। इस बात को आप याद रखिएगा। रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। कुछ ऐप और पोर्टल डिस्कस कर लेते हैं। तो बूथ राबता पोर्टल अभी हाल में पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था चुनाव के वक्त। सारथी पोर्टल उस समय के केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं अर्जुन मुंडा, तो उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। सी केयर्स पोर्टल केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने लॉन्च किया था। अब केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा कि जी किशन रेड्डी वर्तमान में केंद्रीय कोयला मंत्री हैं। चौपाल ऐप संदीप बंसल ने लॉन्च किया था। अनुवादनी ऐप केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। मनी टू मनी इंडिया ऐप आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। संभव ऐप इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और भूमि राशि पोर्टल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। पाट मित्रों ऐप वस्त्र मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि वस्त्र मंत्रालय किसके अंतर्गत है, यानी कि कौन है इसके मंत्री। मेरा युवा भारत पोर्टल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रीडम एज नामक एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीडम एज नामक एक नया सैन्य अभ्यास किसके द्वारा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया, अमेरिका और जापान। तो इन 3 देशों के द्वारा मिलकर के अभी एक नया सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है, जिसका नाम है फ्रीडम एज। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। तो चलिए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साउथ कोरिया की बात करें तो साउथ कोरिया के द्वारा अभी हाल ही में अपनी राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की गई है, जिसका नाम है कासा। अमेरिका में पहली बार किसी दोषी को फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया गया था। जापान की बात करें तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने लॉन्च किया है। अब सवाल आता है कि दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने यह अभ्यास क्यों शुरू किया है, ये नए प्रकार का अभ्यास क्यों शुरू किया है? तो इसके पीछे का कारण है
रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की उत्तर कोरिया की यात्रा। तो वो कुछ समय पहले उत्तर कोरिया गए थे और वहां के शासक किम जोंग उनसे मिले थे। तो रूस की उत्तर कोरिया से नजदीकी बढ़ रही है, इसलिए दक्षिण कोरिया अमेरिका और जापान के द्वारा आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और आपसी सहयोग मजबूत करने के लिए और रूस का मुकाबला करने के लिए, उत्तर कोरिया का मुकाबला करने के लिए एक नए प्रकार का अभ्यास शुरू किया है जिसका नाम है फ्रीडम एज। 2024 में इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप पर किया जा रहा है। तो 3 दिन तक इसका आयोजन किया गया है। अब ये हर साल आयोजित किया जाएगा। जेजू द्वीप की बात करें तो यह दक्षिण कोरिया में स्थित है और यह दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका क्षेत्रफल है 1833.2 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि जेजू द्वीप किस देश में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस देश में स्थित है, दक्षिण कोरिया में। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत अगस्त 2024 में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास आयोजित करेगा पहली बार, जिसका नाम होगा तरंग शक्ति। तो इसका आयोजन राजस्थान में किया जाएगा और इसमें लगभग 12 देश शामिल हो सकते हैं। साइबर सुरक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। भारतीय सेना और वायुसेना ने पंजाब में गगन स्ट्राइक सेकंड अभ्यास का आयोजन किया था। भारतीय नौसेना ने भारत के पूर्वी समुद्री तट पर अभी हाल ही में पूर्वी लहर अभ्यास आयोजित किया था। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है अभ्यास डस्टलिक, तो इसका 5वां संस्करण उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में आयोजित किया है। भारतीय नौसेना, इंडियन कोस्ट गार्ड और अन्य सुरक्षा बलों के द्वारा सागर कवच 2024 अभ्यास का आयोजन लक्षद्वीप में किया गया है। इसके अलावा भारत, मालदीव और श्रीलंका ने एक अभ्यास आयोजित किया था जिसका नाम था दोस्ती 16, तो इसका आयोजन मालदीव में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी के द्वारा चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है? आंसर हो जाएगा शिमला। तो शिमला में जो चैडविक हाउस है वहां पर एक संग्रहालय बनाया गया है, तो उसका उद्घाटन CAG गिरीश चंद्र मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या उत्तर प्रदेश में एक संग्रहालय खोला जाएगा जिसका नाम होगा मंदिर संग्रहालय। हैदराबाद की बात करें तो भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। मैसूर की बात करें तो भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में खोला गया है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, तो उनके द्वारा शिमला के चैडविक हाउस में एक नए म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। इस म्यूजियम में चाणक्य के अर्थशास्त्र और सर CV रमन की यादगार वस्तुएं शामिल की गई हैं। चैडविक हाउस शिमला की एक महत्वपूर्ण पहचान है। याद रखिएगा कि 1946 में कैबिनेट मिशन के लिए शिमला की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी इसी चैडविक हाउस में ठहरे हुए थे। आजादी के बाद 1950 में भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के लिए यहां एक प्रशिक्षण स्कूल भी शुरू किया गया था। तो ये महत्व है चैडविक हाउस का। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की बात करें तो यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक होता है। अनुच्छेद 1948 CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। कार्यकाल 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु तक होता है। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू। यहां पर आप गिरीश चंद्र मुर्मू को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर उषा ठाकुर को। तो डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है अभी हाल ही में। श्रीनिवास कुलकर्णी की बात करें तो इन्हें खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। और TM कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो नेपाल में अभी हाल ही में भारतीय दूतावास के द्वारा हिंदी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी कार्यक्रम के दौरान 12वां विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। उषा ठाकुर को यह सम्मान हिंदी साहित्य के डेवलपमेंट में उनके योगदान के लिए दिया गया है। डॉक्टर ठाकुर ने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक कृतियों का अनुवाद किया है।
यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। और आपको याद रखना है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी देश में आयोजित किया गया था। विश्व हिंदी सम्मेलन एक वैश्विक आयोजन है, यानी कि विश्व के अलग अलग देशों में इसका आयोजन किया जाता है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य होता है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और हिंदी के जो विद्वान हैं, लेखक हैं और पुरस्कार विजेता हैं उनको एकत्रित करना। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था। साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सम्मान डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपेनवेक को दिया गया है, जो कि जर्मनी की हैं। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को प्रदान किया गया है। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को प्रदान किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 गुलजार और रामभद्राचार्य जी को प्रदान किया गया है। व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती को, जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023 पेरूमल मुरुगन को और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को प्रदान किया गया था, जो कि बुल्गारिया देश के थे। और बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच को प्रदान किया गया है। तो ये है साहित्य से संबंधित प्रमुख सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएनएस सुनैना किस देश पहुंचा है? आंसर हो जाएगा सेशेल्स। तो भारतीय नौसेना का जहाज है जिसका नाम है आईएनएस सुनैना, तो उसने सेशेल्स देश की यात्रा की है। कुछ समय पहले आईएनएस सुमेधा ने मोजाम्बिक की यात्रा की थी। भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र पहरेदार ने फिलीपींस की यात्रा की थी। आईएनएस किल्टन ने वियतनाम की यात्रा की थी। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो आईएनएस सुनैना दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित देश सेशेल्स पहुंच चुका है और यह सेशेल्स के पोर्ट विक्टोरिया पर पहुंचा है। 29 जून को सेशेल्स का 48वां राष्ट्रीय दिवस उत्सव आयोजित किया जाएगा, तो इसी में शामिल होने के लिए आईएनएस सुनैना सेशेल्स देश पहुंचा है। दोस्तों 29 जून को जो राष्ट्रीय दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा सेशेल्स का, इसमें जो सैन्य परेड आयोजित की जाएगी, इसमें भारतीय नौसेना का एक मार्चिंग दल नौसेना बैंड भी शामिल होगा। देखिए बात करते हैं सेशेल्स की, तो यहां पर आप सबसे पहले सेशेल्स की लोकेशन देख लीजिएगा। यहां पर कुछ छोटे छोटे से द्वीप हैं और इन्हीं का समूह क्या कहलाता है? सेशेल्स कहलाता है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। राजधानी इसकी विक्टोरिया है। राष्ट्रपति हैं वेबल राम कलावन। मुद्रा है सेशेल्स रुपया। और दोस्तों सेशेल्स देश में भारतीय समुदाय काफी अधिक मात्रा में रहता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। यह अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। इसके अलावा सबसे कम आबादी वाला भी देश है कौन? सेशेल्स। भारत और सेशेल्स के बीच में एक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है अभ्यास लामेतिये, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर स्वामिनी आशा पुस्तक को लॉन्च किया गया है, यह किसकी बायोग्राफी है? आंसर हो जाएगा आशा भोसले की। तो प्रसिद्ध गायिका है आशा भोसले जी, तो उनकी एक बायोग्राफी लॉन्च की गई है जिसका नाम है स्वर स्वामिनी आशा। देखिए यहां पर बात आई है रतन टाटा की, तो उनकी बायोग्राफी का नाम है रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी। मनोहर पारिकर जो कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रहे हैं और गोवा के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनकी बायोग्राफी का नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। ऊषा उत्तुफ की बात आई है तो इनकी बायोग्राफी का नाम है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। दोस्तों आशा भोसले जी को सन 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड, 2008 में पद्म विभूषण, 2020 में महाराष्ट्र भूषण और 2023 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए कुछ प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक डिस्कस कर लेते हैं। तो आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक को आर अश्विन ने लिखा है। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक को सैन वाटसन ने, इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स पुस्तक को सौम्या अवस्थी और श्रभना बरुआ ने लिखा है और हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक को पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को लिखा है सैम पित्रोदा ने। जस्ट ए मशीनरी पुस्तक को लिखा है आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बा राव ने। फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर पुस्तक को लिखा है एस रमन ने। द कॉन्स्पिरेसी पुस्तक को गोटबाया राजपक्षे ने और स्वे लोइंग द सन पुस्तक को लिखा है लक्ष्मी मुर्देश्वर ने और बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक को लिखा है पी.एस. श्रीधरन पिल्लई ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। खजुराहो में खजुराहो नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था और अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसका आयोजन 5 से 6 सितंबर 2024 तक किया जाएगा। दोस्तों, इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करना। चलिए कुछ प्रमुख त्योहार, महोत्सव और मेले डिस्कस कर लेते हैं। तो खोंगजोम दिवस 2024 मणिपुर में मनाया गया है। गणगौर उत्सव राजस्थान में, खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख में, पोइला वैसाख उत्सव बांग्लादेश में, फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में, तबी महोत्सव जम्मू कश्मीर में और चाप चरकुट त्योहार मिजोरम में, अटुकल पोंगल उत्सव केरल में, पर्पल उत्सव 2024 अमृत उद्यान में मनाया गया है, जो कि राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्थित है। उगादी महोत्सव 2024 आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और गोवा में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोगेसी से मां बनने वाली सरकारी महिला कर्मचारियों को कितने दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा? आंसर हो जाएगा 6 महीने का। तो अगर कोई ऐसी महिला कर्मचारी है जो सरोगेसी यानी किराए की कोख के जरिए मां बनी है, तो ऐसी महिला कर्मचारी को भी 180 दिन यानी 6 महीने का मातृत्व अवकाश मिलेगा। तो अब केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल्स 1972 में संशोधन किया है और इस नियम को लागू किया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? पराग्वे। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? मिनी रत्न कंपनी का। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? जयपुर सैन्य स्टेशन। पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है? लद्दाख। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा कपिल देव को। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को। अभ्यास हॉपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ है? मिस्र। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बन्नेरू घट्टा जैविक उद्यान में जनता के लिए खोल दी गई है। यह कहां स्थित है? बेंगलुरु में। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार बायोगैस का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। पहला अंतरराष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? कोच्चि में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत की प्रमुख गुफाएं डिस्कस करेंगे। तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में है। कार्ले की गुफाएं भोरघाट पुणे मुंबई महाराष्ट्र में है। भीमबेटका गुफा रायसेन मध्य प्रदेश में है। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में। बादामी गुफा कर्नाटक में। वाघ गुफा धार मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ की गुफा होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। वरावर गुफा गया बिहार में। वोरा गुफाएं विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा मध्य प्रदेश में। वाघ गुफाएं विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में और एडाक्कल गुफा केरल में। बराह गुफाएं कोरोमंडल तमिलनाडु में और माप्स माई गुफा चिरापूंजी मेघालय में और जोगी मारा गुफा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो ये गुफाएं आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है? वो है NH-44। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ऐप पर कंप्यूटर की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है, तो इसको भी आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें।